डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जो कि मैं आज साइंस की क्लास लेकर आया हूँ। हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। अब आज ये हमारी चौथी क्लास है और इसमें हम सीखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 नंबर के आते हैं 10th क्लास में। हम 10th क्लास वालों के लिए ही ये क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, बाकी अदर क्लास वाले, अदर कॉम्पिटिटिव वाले इसको देख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका और डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा ही पाने का कारण है। बताओ, ऐसा ही पाने का कारण क्या है हमारा। 4 ऑप्शन है। जरा, दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा समंजन। ठीक है, जब कोई वस्तु दूर रखी जाती है और दूर रखी वस्तु को अगर हमें गौर से देखना है, जब हम गौर से देखते हैं यानी कि आसपास जहाँ हमारी नज़रें जा रही हैं उसके अलावा मतलब हमें वो चीज़ ना दिखाई दे, ओनली हमें वो वस्तु दिखाई दे, इसी को ही हमें समंजन कहते हैं। यानी कि अपनी सारी नेत्र की शक्तियों को एकत्रित करके किसी वस्तु को देखना समंजन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए 2 क्या कह रहा है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या फिर आपका क्वेश्चन आएगा स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये बात याद रखना। आपको सिर्फ क्या करना है, इन सारे क्वेश्चनों को आपको सिर्फ सुनने हैं और आंसर सुनना है, जिससे कि आपको वहाँ जाके याद रहे। एक बार देखना है और सुनना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सामान्य आँख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाना संभव है यदि वस्तु की दूरी आँख से कितनी दूर हो, 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर की दूरी पर हो, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच हो, 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, या फिर स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप बोल दोगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, बच्चों बताइए। इसका आंसर क्या होगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। बताइए बच्चों, 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से। अगर पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु चेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डी, अनंत से कम दूरी पर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अभी बताया था रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, ये वाला नहीं, आगे नहीं। ठीक है, कभी आप आगे समझो, रेटिना के पीछे। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कहाँ किया जाता है बच्चों, पक्षमाभि द्वार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है श्वेत प्रकाश के किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा। दोनों क्वेश्चनों में से आप कोई सा भी समझ लें, या तो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ये क्वेश्चन आएगा, या फिर आएगा श्वेत प्रकाश के किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा। तो किसके लिए होगा बच्चों, लाल रंग के लिए सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था हमारा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है
या फिर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। या फिर क्वेश्चन आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें बैंगनी रंग का आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? यह क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग तो करना हो चाहिए। कौन सा लेंस करना चाहिए? अवतल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, कैसे रहता है? ऑप्शन है आपका बैगनी, ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी सफ़ेद। तो बच्चों चंद्रमा से जब हम देखेंगे तो आसमान काला दिखाई देगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? किस में होता है बच्चों? वायु में होता है, जल में होता है, कांच में होता है या निर्वात में होता है? तो सबसे अधिक जो है निर्वात में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है बच्चों? बैगनी रंग के लिए। ठीक है, बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है कांच का अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? प्रकाश की मात्रा को। अगर प्रकाश आँख में जाएगा तो कौन नियंत्रित करता है? पुतली करती है। पुतली हमारी सिकुड़ जाती है जब ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। बच्चों उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, कैसा होता है? श्वेताभ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है हमारा दोपहर के समय। दोपहर के समय सूर्य की जो है गर्मी जो है ज़्यादा हो जाती है। बस यही पूछा है इसने। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? किसका होता है बच्चों? सबसे अधिक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। कैसा होता है बच्चों? लाल रंग का होता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निर्गत प्रकाश प्रिज्म के आधार दूरस्थ प्रकाश कैसा रंग का होगा? लाल रंग का होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 क्या कह रहा है हमारा? दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है बच्चों? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आकाश का नीले रंग दिखने का कारण होता है। आकाश का नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है बच्चों? आकाश का नीला रंग दिखने का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश जब आता है अंतरिक्ष से तो वो अंतरिक्ष में उड़ने वाले छोटे छोटे कणों से टकराकर ये विक्षेपित हो जाता है। इसको ही हम प्रकीर्णन बोलेंगे। ठीक है, आइए प्रकीर्णन हो जाता है इसका। आइए आगे देखते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फिर से हमारा नेक्स्ट आ गया, अगला चैप्टर शुरू हो गया। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा ये बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको सुन लेना, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, विकल्प में विद्युत आवेश का मात्रक है बच्चों जूल, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि कूलाम, क्योंकि Q बराबर होता है हमारा ME। Q हमारा क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है हमारा? कूलाम। इसे C से डिनोट करते हैं। ठीक है,
आइए देखिए आगे, एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा बच्चों? आवेश का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक प्रोटीन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, एक प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर ही हमारी क्या होती है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ यानी कि 19 कूलम। 1.6 गुणा -19। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 के कह दिया है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी बच्चों? इसका दुगना हो जाएगा, 2 का 2 दूनी 4 होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 कह रहा है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है या किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है। बताइए बच्चों क्या होगा इसका? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा बच्चों। ठीक है, एम्पियर होगा विद्युत धारा का मात्रक। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा किससे नापी जाती है? एमीटर से नापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चालक में बहने वाली धारा, यानी कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध यानी कि आर का मात्रक बच्चों रेजिस्टेंस यानी कि ओम होता है। ठीक है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम का मान बच्चों क्या होता है आपका? 1 माइक्रो ओम का मान होता है आपका 10⁻⁻6 ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है हमारा? V बराबर IR। कौन से ऑप्शन में रखा? देख लो, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। उसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा बच्चों? 3 गुनी करने पर 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध कैसा होता है बच्चों? बढ़ता है, घटता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है, क्या होता है बच्चों? विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा बच्चों? तुल्य प्रतिरोध 4/n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात का मान क्या है? क्या है बच्चों इसका अनुपात का मान? 16 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। क्या होगा बच्चों परिणामी प्रतिरोध? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 3R/2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को T गुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी। परिपथ में धारा कैसी हो जाएगी बच्चों? 1/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। क्या होगा बच्चों?
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, आगे देखिए, किलोवाट घंटा का मात्रक है, क्या है बच्चों? किलोवाट घंटा का विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 20वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी, कैसी होगी बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 2.5 एम्पियर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। एक बल्ब पर 220 वोल्ट से 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। बच्चों इस तरह का एक सवाल आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है, आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, बताइए बच्चों 21वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 484। ठीक है, ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई यानी कि मात्रक होती है। ऑप्शन क्वेश्चन या तो इस तरह से पूछेगा, एक विद्युत यूनिट बराबर है, या फिर बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है, तो यह यूनिट है किस चीज़ में होगी बच्चों? किलोवाट घंटा में। ठीक है, तभी तो ये इतना है दे रखा आपका, यूनिट बोल दिया है तो किलोवाट घंटा में होती है यूनिट इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है 3.6 गुणा 10⁻⁶, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁻⁶। 1 किलोवाट में इतने जूल होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर, बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आया है, आप इस बात को ध्यान रखना, ये 9th में भी आया था कि कितना होता है एक अश्व शक्ति में? 746 वाट होता है, कोई 736 लगाता है, कोई 726 लगाता है, तो आप ध्यान रखना आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोध में 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 व I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 हो, तो ऊष्माओं का अनुपात बताइए। ऊष्माओं का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? H1/H2 बराबर होगा R2/R1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा बच्चों? 6 गुणा 10⁵ जूल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजित में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? बच्चों क्या होगा बताओ बच्चों? 1:4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको इसको बस देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब, क्वेश्चन नंबर 28 है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किसका बना हुआ होता है? वह टंगस्टन का होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार बच्चों नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? P बराबर I²R। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 2 विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट और 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इसके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? 5/3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा? किसमें अधिक प्रकाश होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बल्ब में। ठीक है,
34 पर देखिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। जब बच्चों इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तो उसकी शक्ति कितनी होगी, 50 वाट होगी। कितनी होगी बच्चों, 50 वाट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, बच्चों इसमें बताना तुल्य प्रतिरोध। आपको पता है ये आपका समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो 1/2 का 2 आ जाएगा आपका, और ये श्रेणी क्रम में है तो इसमें से क्या होगा आपका, देखिए समझिए इस बात को। समांतर क्रम के बाद में फिर श्रेणी क्रम बन जाएगा, श्रेणी क्रम में आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, सबसे ज़्यादा जिसमें प्रतिरोध हो वो क्या कहलाता है, विद्युत रोधी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 क्या कह रहा है हमारा, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों, ऊष्मा की मात्रा 9 गुनी हो जाएगी अगर हम उसमें प्रवाहित कर दें धारा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 क्या कह रहा है हमारा, 38 कह रहा है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। कैसा होगा बच्चों ग्राफ, इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मीटर एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी बच्चों, यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों। फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 75 मीटर वॉट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर 0.5 एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा उपयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत की खपत होगी, क्या होगी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर 600 वाट घंटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रम से होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 4 वोल्ट 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 43 यानी कि 43वां क्वेश्चन। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। किस बात पर निर्भर नहीं करता बच्चों, ऑप्शन नंबर डी चालक के आकार पर। ठीक है, इस द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब 4 विद्युत प्रतिरोधों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। कब होगा बच्चों, जब सभी को समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा, यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा व्यक्त होगी। बच्चों विद्युत धारा किस चीज़ से व्यक्त होगी, अंडरवुड में P/R से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 46। 46 क्या हमारा, 46 हमारा R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो जाता है। तो तब बताइए क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा R1/R2 बराबर हो जाएगा हमारा 9/2। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47। विद्युत सेल विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। विद्युत सेल के अंदर रूपांतरण क्या होता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वॉट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 110 ओम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए बच्चों इसके मिलान क्या होंगे? आपके प्रतिरोध है ये हमारा, ये एमीटर है दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे बैटरी का सिरा है। ये बताइए कैसे कैसे जाएगा हमारा? ये मिलान करने इस तरह से आपको कैसे होगा? ठीक है, तो ये एमीटर है, दूसरा वाला हमारा जाएगा चौथे पे, दूसरा चौथे पर। तो देखिए किसमें रखा? दूसरा चौथे पर ये है और ये है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर एक में रखा है में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे तो कोई याद कर ही नहीं सकता, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही पहचान हो जाए हमें। और सेकंड वाला हमारा जरिया चौथे पे, तो हमारा सिर्फ पहले में रखा था, हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। एक ही मान क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का एक ही रूप से समान मान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट। कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सम्मेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। तो बताइए बच्चों, सिर्फ विकल्प चुनना है सही सम्मेलन करके। ठीक है, तो क्या होगा इसका मात्रक? ओम किसका मात्रक है? ओम हमारा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। देखिए 3 नंबर हमारा गया है पहले पर, और यहाँ पे भी पहले पर है। ठीक है, तो आपको ये पहचानना है 3 नंबर यानी ए या बी होगा। अब पहला वाला नंबर गया है दूसरे पर, पहला गया है दूसरे पर, तो यानी कि नीचे नहीं है, पहला चौथे पर यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते ऑप्शन नंबर ए ही है या कोई और सा। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट रखा। चलिए देखते हैं 52वां क्वेश्चन। यदि शक्ति कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ठीक है बच्चों, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। x1 इंटू x2 बराबर आ जाएगा x1 इंटू x3 बराबर x2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? उदासीन तार के। किस तार के बच्चों? उदासीन तार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा? ये आगे है हमारा प्रश्न नंबर 1 फिर से आ गया है। ठीक है, यानी कि अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होगा? सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या करता है बच्चों? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं बच्चों? सदैव एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबर किस राशि का मात्रक है? वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा पांचवा है हमारा टेस्ला। टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर क्या होता है हमारा? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव स्थिर होगी। कहाँ स्थिर होगी बच्चों? उत्तर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाले बल हैं, क्या होंगे बच्चों इसमें बल? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, IBL। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। B, A और फाई, क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध होगा फाई बराबर BA। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स, ठीक है, फाई हमारा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। बच्चों इसमें बल की दिशा क्या होगी? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा के समांतर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान है, विद्युत धारा का मान क्या है बच्चों? बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन में। ठीक है, ये बात याद रखना। लघु पतन के कारण जब ये लघु पतन रीजन बनता है तो परिपथ में क्या होता है? विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता लेते हैं? किस नियम की सहायता लेते हैं बच्चों? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है, क्या है बच्चों? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आपको सिर्फ देखना है और सुनना है ध्यान से। ठीक है, आंसर तो वैसे इसमें दे रखे, पर आपको किताब उठाओगे, क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो आप उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, सिर्फ आपको इसको सुनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है, क्या होगा सबसे अधिक? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मुलायम लोहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, n गुना बढ़ाने पर, n गुना बढ़ता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी देखिए,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। दोनों ही ऑप्शन बच्चों ये गलत हैं। ठीक है, सी वाला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि दोनों के दोनों ये उत्तर हमारे सही हैं। ठीक है, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और पहले डी वाला और पढ़ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ये वाला ऑप्शन भी सही है, पर इसने पूछा था असत्य, असत्य यही वाला ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन, क्या है बच्चों, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं बच्चों, घास, बकरी तथा मानव। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण मैत्री, मैत्री मतलब अनुकूल व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं। बच्चों, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना क्या कहलाते हैं, मैत्रीपूर्ण कहलाते हैं। ये ऑप्शन सही है हमारा। अन्यथा अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, ये ऑप्शन भी सही है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये ऑप्शन भी सही है। बी वाला, सी वाला भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी किरण ऐसी है, बी वाला, सी वाला भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी किरण ऐसी है जो किरणों को आने पर रोकती है, ओजोन परत। बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है, CFC। ठीक है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक का उदाहरण कौन सा है बच्चों, हरे पौधे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक परितंत्र है, प्राकृतिक परितंत्र क्या है, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये होगा हमारे MCQ पूरे, MCQ पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक हमने करा दिए हैं। अब बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।